नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे नरेंद्र मोदी। संघ के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस को बताया अमर संस्कृति का वटवृक्ष। बोले आरएसएस के लिए सेवा ही जीवन। 2 दशक का इंतजार हुआ खत्म। अब अमेरिकी कंपनी भारत में बनाएगी परमाणु रिएक्टर। ट्रंप की मिली हरी झंडी। भारत की 3 कंपनियां होंगी शामिल। पंजाब के एडवोकेट जनरल पद से गुरमिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। आप सरकार के 3 साल में चौथी बार हुआ ऐसा। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे अमित शाह। एनडीए की बैठक में विधानसभा चुनाव की जीत का दिया गुरु मंत्र। लालू राबड़ी पर बोला जोरदार हमला। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस। बोले चीन को अच्छे मित्र के रूप में देखे देशवासी। बहुत मजबूत रहे हैं हमारे संबंध। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। यहां उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार और दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गुरुजी को श्रद्धांजलि दी। पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने संघ की जमकर तारीफ की और कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चले हैं। आज पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, बहुत खुश नजर आए। देखिए, पीएम मोदी हर बैरियर को तोड़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं और बैरियर भी तोड़ रहे हैं। आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे और इधर चर्चा होने लगी। कुछ एनडीए के नेता कहने लगे कि देखिए भाई, अब पीएम मोदी तो नेहरू वेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ कर रहेंगे, कई रिकॉर्ड अभी ध्वस्त करेंगे। हो सकता है आगे 2029 में भी कुछ नया प्लान हो। तो जो स्थितियां दिख रही है कि संघ के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर, ऐसे संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और पीएम मोदी अभी तक थोड़े से दबाव में होंगे कि इतने सालों तक नहीं गए, जाना तो पहले चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने वो बैरियर तोड़ दिया कि किसी प्रधानमंत्री को संघ के मुख्यालय में नहीं जाना चाहिए। संघ से संपर्क को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि भाई संघ के ही पार्टी है तो हम दोनों के विचार एक है, साथ काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कांग्रेस ने बार बार दबाव बनाया कि दिल्ली का शासन नागपुर से चल रहा है, उस दबाव में कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आते रहे। लेकिन अब पीएम मोदी ने वो बैरियर तोड़ दिया है। अब नागपुर और दिल्ली के बीच एक पुल बना दिया है, जिसके बाद आगे इस उत्साह के साथ, जैसे संघ के कार्यकर्ताओं को भी अब लगने लगेगा कि जो उत्साह उनके अंदर था वो ऊर्जा उत्साह और दुगना तिगुना हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में अब संघ के प्रति जो थोड़े बहुत झिझक रही थी वो भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। तो अब एकजुट होकर बेहतर तरीके से काम करो। पूरे देश में भगवा लहराना है। जो राज्य बचे हुए हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, केरल, तमिलनाडु, ये इन राज्यों में अब भगवा लहराना है। उसके लिए संघ को 3 गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी काम करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने एक बड़ा संकेत और साथ ही संदेश भी नागपुर से दिया है। जी, वहीं देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। दुनिया के कई देश बिजली की अपनी जरूरत पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है। इसी बीच 2 खबर सामने आई। पहली, अमेरिकी ऊर्जा विभाग यानी कि डीओई ने 26 मार्च 2025 को होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करने और बनाने की मंजूरी दी। होल्टेक की इस सूची में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। दूसरी, अमेरिका कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक भी भारत में अपने AP1000 रिएक्टर लगाने की तैयारी कर रही है। ये कदम भारत अमेरिका के बीच 2 दशक पुराने परमाणु सहयोग को मजबूत करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2 दशक का इंतजार अब खत्म हो गया है। 2 दशक का इंतजार खत्म हो गया है। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये भारत। देखिए, बड़ी बात है भारत के लिए
और पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जो बेहतर संबंध है उसके लिए और बड़ी बात है। अब कांग्रेस वाले को कहना चाहिए कि समझौता तो इन्हीं के समय में हुआ था, और ये जो परमाणु समझौता हुआ था, सहयोग समझौता, कि सामान्यतः शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, हथियार के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण कार्य, जिसमें ऊर्जा ही मेन संसाधन है। तो ऊर्जा पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो टेक्निक है वो भी भारतीय कंपनी को देगी, और 3 भारत की सरकारी कंपनी को भी देगी अमेरिकी सरकार। तो अमेरिकी कंपनी अब ये साइन हो चुका है। ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया भारत के साथ इस सहयोग का, और इससे फायदा ये होगा कि ट्रंप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, भारत जिस रास्ते पे चल रहा है, वो दोनों रास्ता एक जगह जाकर मिलता है। और ऊर्जा की बात जहां तक होती है, बिजली की बात होती है, ऊर्जा संसाधन के लिए अभी तक ज्यादातर निर्भरता किन देशों पर रही है? वो है अरब कंट्री, जहां से पेट्रोलियम उत्पाद हम खरीदते हैं। धीरे धीरे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इसका इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर निर्भरता हम कम करेंगे, जैसे पीएम मोदी, वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। ये दोनों बार बार कह रहे हैं इस्लामिक दुनिया के वर्चस्व को कमजोर करना है, तभी ये जिहादी तत्व पूरे दुनिया में कमजोर होंगे, और इसमें ये न्यूक्लियर डील और उस पर ये मुहर बहुत बड़ा असरदायक हो सकता है। जी, इस खबर में बात पंजाब की। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गैरी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 31 मार्च तक था। यह भी पंजाब में पहली बार हो रहा है कि एक ही सरकार में 3 एडवोकेट जनरल पहले हटाए जा चुके हैं, और चौथे एडवोकेट जनरल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा है। गुरमिंदर सिंह ने इस पद पर नियुक्त होने के 18 महीने बाद इस्तीफा दिया है। इससे पहले विनोद घई ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था। बता दें कि मार्च 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने राज्य की कमान संभाली थी, तब डीएस पटवालिया एजी के पद पर कायम थे। नई सरकार के कार्यभार संभालने के 2 दिन के अंदर ही पटवालिया ने एजी पद से इस्तीफा दे दिया। एजी पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, सवाल तो उठेंगे, क्योंकि एजी पद से इस्तीफा सिर्फ नहीं हुआ, लॉ ऑफिसर्स का भी इस्तीफा हुआ है। और पंजाब में ये उस समय से चल रहा है जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होती है। हार के बाद यहाँ के जो वकील हैं आम आदमी पार्टी के, जिनको लाखों रुपया अरविंद केजरीवाल की टीम में देते थे, और यहाँ के आम आदमी पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जिसको बड़े वकीलों की जरूरत है अपने निजी मुकदमों की पैरवी के लिए, क्योंकि फीस देना पड़ेगा। ये लॉ ऑफिसर और एडवोकेट जनरल, इन लोगों की नियुक्ति के लिए एक बड़ी शर्त पार्टी के तरफ से होता है, और वो शर्त यही होती है कि लॉ ऑफिसर के तौर पर आपको लॉ पैनल में रखा जाएगा, आप अलग अलग मिनिस्ट्री के मुकदमे लड़ेंगे, साथ ही पुलिस के केसेस लड़ेंगे, सरकार की तरफ से वकील होंगे आप। तो फिर आपको जब सरकार इतने पैसे दे रही है फीस के तौर पर, तो हमारे नेताओं के लिए भी कुछ कर लीजिए, उनकी पैरवी मुफ्त में करनी होगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में गई तो पंजाब पर इन लोगों की नजर गई, और 10 दिन के अंदर भगवंत मान की सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि सारे लॉ ऑफिसर निकम्मे हो गए हैं, हमारे जितने 236 लॉ ऑफिसर हैं सब निकम्मे हो गए हैं, सबके सब इस्तीफा दो। और एडवोकेट जनरल को भी इस्तीफा देने की बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, अभी नहीं देंगे, जब मेरी मर्जी होगी तब देंगे, क्योंकि वो पूरे रिशफल करने की कोशिश की जा रही है, अपने लोगों को सेट करना है। और जो बार बार ये अरविंद केजरीवाल पंजाब में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो लॉ डिपार्टमेंट में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, ताकि कुछ ऐसे वकीलों को भी पंजाब में सेट किया जाए जो दिल्ली में उनके मुकदमे की पैरवी कर सके। तो अभी जो ये इस्तीफे हो रहे हैं, इन इस्तीफों से आम आदमी पार्टी के विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि इनमें से लॉ ऑफिसर्स कई ऐसे हैं, यानी कई ऐसे बड़े वकील हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो इन्हीं विधायकों के केसेस की पैरवी करते थे, और इसलिए 236 संख्या बहुत बड़ी होती है, और ये सब कहीं कहीं कुछ कुछ विधायकों के साथ अटैच रहते थे। इन लोगों के इस्तीफा का मतलब है विधायकों की नाराजगी बढ़ रही है, और आगे ये सिसोदिया और केजरीवाल का पैतरा
पंजाब में इसी मुद्दे पर फेल होने वाला है। जी। और अब बात बिहार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे अमित शाह ने पहले दिन बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान न सिर्फ एनडीए की एकजुटता पर बड़ा संदेश दिया, बल्कि विधानसभा चुनाव में जीत के टिप्स भी साफ साफ शब्दों में दे दिया। शाह ने कहा कि चुनाव में केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। दूसरे दिन अमित शाह ने गोपालगंज में एक रैली को संबोधित किया और लालू राबड़ी पर जोरदार हमला भी बोला और इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मीटिंग में जीत का गुरु मंत्र भी बताया। ऐसे में अमित शाह का ये मंत्र न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के दलों का उत्साह बढ़ाने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, एनडीए सहयोगी दलों के साथ भी बैठक की, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह इस बार बिहार गए हैं उसके बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई है। देखिए, विपक्ष में नहीं, नीतीश कुमार के खेमे में भी खलबली है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह के जाने से सिर्फ विपक्ष परेशान है, यानी कि राजद परेशान है, कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस में इंटरनल फाइट चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल उस चुनौती को निपटने में कामयाब नहीं हो पाई है जो वहां पर लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है। यानी सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर काम नहीं चलेगा। आपको बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में एक चेहरा उभारना पड़ेगा, चाहे सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या भोजपुर भाषी क्षेत्र हो या फिर मगध रेंज हो। हर रेंज में एक चेहरा दिखाना पड़ेगा। केवल तेजस्वी यादव से काम नहीं चलेगा, इसलिए लीडरशिप क्राइसिस राजद के अंदर भी है। लेकिन एनडीए की जहां तक बात है, एनडीए की सहयोगी पार्टियां जैसे जीतन राम मांझी के हम, उनको कोई बड़ी महत्वाकांक्षा तो है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि एनडीए में रहते हुए जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, अब उनके बेटे भी मंत्री है और ऐसे में पार्टी को पता है कि हम 5-6 सीट ले आए, 10 सीट ले आए, हम सहयोगी पार्टी के तौर पर ही रहेंगे, या चिराग पासवान सहयोगी पार्टी के तौर पर ही रहेंगे। केंद्र में उनको जगह मिलेगी और मिलती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के साथ भी मीटिंग हुई अमित शाह की, और ये बेचैनी नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बीच है। नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट मोड में आ चुके हैं। उनको लगता है कि अब हम ज्यादा दिन तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। उनके बेटे के भी पॉलिटिक्स में एंट्री की बात चल रही है। लेकिन इन सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, एनडीए के लिए 150 प्लस सीटें तो आनी चाहिए, और एनडीए के लिए जो सीटें आए मतलब 150 से 175 का जो टारगेट रखा जाएगा, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 100 प्लस सीटों की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें लानी है, इसलिए अमित शाह को लगाया गया है कि इतनी सीटें लानी है कि नेगोशिएशन में फिर से ये हर बार नीतीश कुमार के नाम पर मुहर न लगानी पड़े। अभी तो नीतीश कुमार का नेतृत्व भी रहेगा, लेकिन चुनाव के बाद वो परिस्थितियां आनी चाहिए कि नीतीश कुमार सम्मानजनक विदाई ले लें, भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार कमान दी जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अभी की बात नहीं है, महाराष्ट्र में पहले की बात है। अभी तो एकनाथ शिंदे को गिफ्ट में दिया गया था, वो नीतीश कुमार नहीं है महाराष्ट्र के। लेकिन उससे पहले जब शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ करता था तो शिवसेना के ही सीएम हुआ करते थे। इसलिए उद्धव ठाकरे परेशान रहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की और छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गए। बड़े भाई की भूमिका में तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में आ गई, लेकिन लीड करने की भूमिका में अभी नहीं आई है। और इस चुनाव में रणनीति यही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर अगले सेशन के दौरान, यानी कि चुनाव के बाद जो सरकार बने, उस सरकार के 5 साल के अंदर भाजपा का सीएम होना ही चाहिए। जी। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन की 4 दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई। यूनुस ने कहा कि उनके देश के लिए चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। उन्हें उम्मीद है कि ढाका और बीजिंग के बीच संबंध एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। यूनुस ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध मजबूत रहे हैं, व्यापार बहुत मजबूत है और हम चीन के साथ सहयोग से लाभान्वित होते हैं। खबर है कि मोहम्मद यूनुस ने चीन के लिए अपनी बाहें खोल दी है। यूनुस ने तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन को खुला ऑफर दे दिया है, जबकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इसमें भारत को भागीदार बनाना चाहती थी। चीन से लौट तो आए हैं, लेकिन इतनी परेशान और बेचैनी क्यों है? देखिए, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हो और वो चीन फ्रीक्वेंटली जाता हो, चीन के साथ बेहतर संबंध की बात करता हो, तो उसकी विदाई तय हो जाती है। चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो
या फिर अभी मोहम्मद यूनुस की बात है। मोहम्मद यूनुस ने अटेम्प्ट कहाँ किया? सबसे पहले अमेरिका से लगातार मदद की मांग करते रहे। जब जो बिडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस समय ज़्यादा मदद की, उन्हीं के गुट के सब लोग हैं। लेकिन ट्रंप ने पहले ही चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने पिछली बार चेतावनी दी थी कि भारत गुस्से में है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, और अगर इस गुस्से को शांत करना चाहते हो तो शांत रहो, नहीं तो पूरी बर्बाद हो जाओगे, उसी तरीके से बांग्लादेश को संकेत ट्रंप ने दिया। उसके बाद बांग्लादेश के साथ, यूनुस के साथ अमेरिका के संबंध कमजोर होते रहे। ऐसे ये अमेरिका प्रायोजित ही रहे हैं, हमेशा से अमेरिका ने ही बढ़ाया इनको। नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंचाने में अमेरिका की भूमिका है व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन फिर भी अभी स्थितियां बदल चुकी है, तो उधर अमेरिका ने दुत्कार दिया, इधर बार बार कह रहे थे पीएम मोदी से एक मुलाकात हो जाए, मुलाकात हो जाए। पीएम मोदी ने मुलाकात करने से मना कर दिया। अब इस बीच ये चीन गए हैं, इसका मतलब चीन से लौटने के बाद जो बातें कर रहे हैं अमेरिका पूरी तरह से खिलाफ। चीन तो ऐसे ही फंसा हुआ है। अमेरिका और भारत के इस गठजोड़ ने चीन की परेशानी दुगनी तिगनी कर दी है। अफ्रीका में इसके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, एशिया के कई देशों भगाए जा रहे हैं, और फिर हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों चीन को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। क्वाड जैसे संगठन भी बने हैं। तो इसलिए ये जो चीन से लौट कर आया है तो डायरेक्ट अमेरिका और भारत की नजरों में आ गया। अब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बात की चर्चा होगी कि देखो चीन अब बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि चीन को रोकना बड़ी प्राथमिकता है भारत और अमेरिका के लिए। तो इसमें अब लगता है कि जैसे इमरान खान गए, जैसे नवाज गया, वैसे ही ये भी अब जाने वाला है। मोहम्मद यूनुस के दिन लद गए। बांग्लादेश में अब फिर से तख्ता पलट ही नहीं होगा, बल्कि यूनुस के आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।